हेलो गाइस। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स को कवर किया था। बेल एंड बॉन्ड चैप्टर का 2 क्लासेस हो चुके हैं। पहला क्लास में हमने बेल क्या होता है समझा था, और बेल का मीनिंग, बेल बॉन्ड क्या होता है समझा था, और बॉन्ड क्या होता है उसको समझा था। फिर सेकंड क्लास में हमने जो कुछ बेसिक्स बातें रह गए थे उसको और डिटेल में हमने पढ़ा था। चाहे वो आपका सिक्योरिटीज़ क्या क्या होता है, श्योरिटी कौन बन सकता है, और क्या श्योरिटी बनने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए क्या, तहसीलदार से, रेवेन्यू ऑफिसर से। ठीक है, तो हमने ये सारा चीज़ कवर किया था। हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या बोला गया, भैया आप एफिडेविट भी ला सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है क्या लाने का, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। याद है, हमने ये सब चीज़ कवर कर लिया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ हो चुका है। आज क्या पढ़ेंगे सर? आज पढ़ेंगे हम लोग एक टॉपिक जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे ये सब चीज़ बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चले तो हम पढ़ेंगे अभी। क्या पढ़ेंगे सर? इसको मैं थोड़ा बंद कर दूँ, मैसेज वैसेज बहुत आता है। अरे भैया थोड़ा सा, यस। तो मैं ये कह रहा था, और जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं गाइस, आप सभी के लिए डिस्क्लेमर, आपको वीडियो 1.5x से ज़्यादा स्पीड में देखना है, ताकि आपको मतलब थोड़ा सा बोरिंग ना लगे, क्योंकि पढ़ाई थोड़ा सा बोरिंग तो रहता है, लेकिन मैं बहुत ही इसको इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो सर बताइए आज क्या पढ़ेंगे? अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो बेसिक्स बातें थी। अभी जो पढ़ाऊंगा मैं सर, सेक्शन कब पढ़ाओगे सर वो तो बताओ। देखो सर, सेक्शन 478 से 496 तक है सर, आप तो अभी तक सेक्शन भी नहीं पढ़ा। अरे भाई सेक्शन पढ़ाऊंगा ना, रुको ना, पहले बेसिक्स तो क्लियर कर लो भाई मेरे। ठीक है सर, ठीक है। चलो चलो, तो क्लास नंबर इज 3, एंड चलो लिखो क्लास 3। मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि मेरे को पता रहे कि ये क्लास 3 का था। ठीक है, अब से ऐसे ही करूँगा भाई, मेरे को याद रहेगा। ठीक है, क्लास 3। ठीक है सर, इसमें क्या करेंगे? देखिए इसमें होगा, एक्चुअली आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रांटिंग बेल। क्या पढ़ेंगे भैया? ध्यान से सुनो। पहले इसी में दो दो कंसेप्ट इसी में कवर हो जाएगा। एक हो जाएगा बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेसिकली एक्चुअली हम ये पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, कि बेलेबल ऑफेंस का नाम सुनिए, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। सर ये सब होता क्या है, वही उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का क्लास होने वाला है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। और यही पढ़ाते पढ़ाते, यही पढ़ते पढ़ते एक टॉपिक हमारा हो जाएगा, और हमको पता भी नहीं चलेगा उस टॉपिक का नाम है क्या भैया। उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रांटिंग बेल। क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रांटिंग बेल। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रांटिंग बेल। ठीक है, बेल ग्रांट करते वक्त क्या क्या प्रिंसिपल्स को देखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपका एलएलबी एग्ज़ाम, जुडिशियरी हो, ये सब बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। आंसर राइटिंग में बहुत ही काफ़ी मदद मिलता है। समझ में आया? ठीक है, पहले एक चार्ट बना के आपको बताता हूँ कि होता क्या है। क्या होता है सर? देखिए, ये जो ऑफेंसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, तो ऑफेंस को अगर हम देखें, मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ सर। दो कैटेगरी। एक कैटेगरी वो है, कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सीरियसनेस बोलो। ठीक है, और या फिर आप ये कह सकते हो, इसको ब्रैकेट हटाओ, या फिर और ऑन द बेसिस ऑफ सीरियसनेस बोलो, या फिर क्या सर? या फिर ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स पावर। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर्स के पावर के बेसिस पे, या फिर सीरियसनेस के बेसिस पे
ऑफेंस कितने टाइप का हो सकता है सर? इसको ब्लैक कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो कितने टाइप का हो सकता है सर? 2 टाइप का हो सकता है ऑफेंसेस को, एक सीरियसनेस के बेसिस पे या फिर पुलिस ऑफिसर के पावर के बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे 2 ही ऑफेंस होगा बिल्कुल। क्या बताओ मेरे, बताओ बच्चे। एक होगा सर, पढ़े हो बताओ, एफआईआर का चैप्टर तो इसी में पढ़े हो ना? हाँ, कॉग्निजेबल। ओहो, याद आ गया। हाँ, तो कॉग्निजेबल में पुलिस ऑफिसर का पावर अनलिमिटेड रहता है कि नहीं? बिना मजिस्ट्रेट का क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और अरेस्ट भी कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, वेरी गुड, याद आ रहा है। तो पुलिस ऑफिसर का पावर के बेसिस में अगर मैं ऑफेंस को डिवाइड करूँ तो हो सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, और एक हो सकता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। अच्छा, ठीक है, समझ में आया? कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल। ओके, दूसरा क्या है सर? ऑन द बेसिस ऑफ releasing the accused ऑन बेल। बेल के बेसिस पे अगर मैं ऑफेंस को डिवाइड करूं तो यहाँ पर अपना आता है मेन वाला चीज़। एक आता है तुम्हारा, बोलो अब तो बोल सकते हो, बेलेबल। ओ माय गॉड, बेलेबल ऑफेंस। और एक क्या आता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, चार्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। तो मैं बोला भैया सीरियसनेस के बेसिस पे, ठीक है, सीरियसनेस के बेसिस पे या फिर पुलिस ऑफिसर के पावर के बेसिस पे एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। सर कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब याद है? चलिए थोड़ा सा हल्का सा लिखा देता हूँ। पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। ओ माय गॉड। दूसरा, पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर। विदाउट, ये विदाउट है, डब्ल्यू मतलब विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। समझ में आया? तो ये है मेन 2 चीज़। एक क्या है? पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, दूसरा बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कॉग्निजेबल केस में। ये था। और नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, उसका उल्टा लिख लीजिएगा, ऑपोजिट है। अच्छा, दूसरी बात, बेल के बेसिस पे ऑफेंस कितना टाइप का होता है? एक होता है बेलेबल। तो सर हम हमारे लिए हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हमको वी आर ओनली कंसर्न विथ व्हाट? वी आर ओनली कंसर्न विथ दिस टू डेफिनेशंस और दिस टू टॉपिक, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। समझ में आया? हमको बस इसी से मतलब है, बेलेबल और नॉन बेलेबल से ही मतलब है, क्योंकि हम लोग वही पढ़ने वाले। हेडिंग भी देखिए वही है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो ये बेलेबल और नॉन बेलेबल के बारे में ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बेल चैप्टर में। ठीक है, समझ में आया? हमको क्या पढ़ना है? बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल के बारे में ही पढ़ना है। ओके, चार्ट बना लिए। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, बेलेबल ऑफेंस के बारे में लिखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो ये क्लास सिर्फ और सिर्फ बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस को लेकर है, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रांटिंग बेल को लेकर है। ठीक है सर, समझ गए? आगे बताइए, बता रहा हूँ, लिखो मेरे साथ साथ, लिखो। क्या लिखेंगे सर? लिखिए मेरे साथ साथ कि बेलेबल ऑफेंसेस क्या। तो लिखिए मेरे साथ साथ, पहला है, कैपिटल में सारा लिखते हैं, ठीक है, लिखिए बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस सर, बेलेबल ऑफेंस मतलब सब बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, लिखिए एज पर सेक्शन 2 का 1 का सी ऑफ BNSS। ठीक है, एज पर सेक्शन 2 का 1 का सी BNSS का क्या कहता है? अ बेलेबल ऑफेंस
A billable offense is an offense. A billable offense is an offense which is shown as billable, which is shown as billable. कहाँ पर? In column number 5 of schedule 1, column number 5 schedule 1 of BNSS. तो आप कॉलम नंबर 5 में जाइए शेड्यूल 1 का, और वहाँ पर देखिए जाके शेड्यूल 1 निकालिए बैरेक्ट का, वहाँ पर जाएंगे और कॉलम नंबर 5 जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो बात करता है कि ऑफेंस जो दिया गया है वो बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है। अगर 5th कॉलम में लिखा गया है ऑफेंस अगर बेलेबल है तो हम उसको बेलेबल बोलेंगे, अगर लिखा है नॉन बेलेबल तो नॉन बेलेबल बोलेंगे। अच्छा, तो उसको बोलते हैं सर। हाँ, तो 5th नंबर, तो शेड्यूल 1 का 5th नंबर कॉलम सर देखना है, बताइए। तो अगर आप मेरे मतलब पहले से क्लास कर चुके हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग का लेक्चर में बताया था। आइए रुकिए मैं दिखा देता हूँ। ये नंबर हम लोग हैं 215 नंबर पेज पे, ठीक है। चलिए, ये वाला पॉइंट है, देखो ये है वो तुम्हारा फर्स्ट शेड्यूल का 5th नंबर कॉलम। देखो यही है डायग्राम, ये है तुम्हारा पहला कॉलम, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये 5, ये नंबर, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो बेलेबल नॉन बेलेबल लिखा है ना, ठीक है। तो इसी का बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो कॉपी कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है। चलिए कर ही लेते हैं, वहाँ लिख दूंगा मैं। ये हो गया कॉपी। अब चलते हैं अपना 3 कितना था रे भाई, 395 था मेरे ख्याल से। तो आ गया पहुँच गए। ठीक है, अब यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। समझ में आया? तो देखिए, तो अब हमको उसके हिसाब से 4th नंबर देखना था। अब हमको 4th नंबर देखना नहीं है, हमको देखना है, इसको हटाता हूँ मैं, ये हट गया, इसको भी हटा देता हूँ। हमको कितना नंबर कॉलम देखना है बताइए? हमको देखना है, वी हैव टू चेक दिस कॉलम। कौन सा? हमको अभी देखना है 5th नंबर कॉलम, ठीक है, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मर्डर का दिया था एग्जांपल, नॉन बेलेबल माना गया था, ठीक है। चलिए समझ में आया? तो अगर आप 5th नंबर शेड्यूल देखेंगे तो यहीं पर लिखा है ऑफेंस जो है बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है। अगर कोई ऑफेंस के सामने नॉन बेलेबल लिखा है तो नॉन बेलेबल होगा, और किसी ऑफेंस के सामने बेलेबल लिखा है तो वो बेलेबल होगा। तो यहाँ पर नॉन बेलेबल लिखा था मर्डर का, तो ये तुम्हारा हो गया नॉन बेलेबल। अगर बेलेबल है तो बेलेबल। समझ में आ गया? ओके सर, समझ गए। आगे सर, आगे ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको आप लोग ना ये एग्जाम्पल को हटा लो, फिर इधर देखोगे तो ज़बरदस्ती का, ठीक है। हमको बस ये कॉलम चेक करना है। समझ में आ गया? ठीक है सर, आगे बताइए। हुआ? ये है तुम्हारा बैरेक्ट का, पीछे जब जाओगे तो ये कॉलम आएगा, ठीक है। आगे सर बताइए, इसी में लिखिए और एक पॉइंट, ठीक है। लिखिए, इट कैन बी शोन एज
इट कैन बी शोन एज बेलेबल इन एनी अदर लॉ, इन एनी अदर लॉ। ठीक है, बोल रहा है भैया अगर कोई ऑफेंस को अपना शेड्यूल 1 का कॉलम नंबर 5 में, ये जो है ये कॉलम, अगर बेलेबल लिखा गया है तो वो ऑफेंस को बेलेबल मानेंगे, या फिर कोई दूसरा लॉ में, कोई दूसरा कानून है मान लो, उस कानून में उस ऑफेंस को अगर बेलेबल माना जा रहा है तो हम उसको बेलेबल मान सकते हैं। समझ में आ गया? कुछ डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो बेलेबल ऑफेंस मतलब क्या सर? बेलेबल ऑफेंस मतलब ऐसा कोई ऑफेंस जिसको बेलेबल बोला गया है। कहाँ पर? शेड्यूल नंबर 1 का कॉलम नंबर 5 में। बस समझ में आ गया? कॉलम नंबर 5 को देखना है, यहाँ पर ऑफेंस का नाम देखना है। कॉलम नंबर 2 में देखो, कॉलम नंबर 2 है ये, यहाँ पर ऑफेंस का नाम देखोगे और ऑफेंस का नाम के सामने देखोगे नंबर 5, उसमें देखोगे वो ऑफेंस बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल। अगर बेलेबल लिखा है तो वो ऑफेंस बेलेबल होगा, अगर नॉन बेलेबल लिखा है तो नॉन बेलेबल होगा। सिंपल सा बात है। या फिर आपको ये टेबल देखना है, या फिर आपको क्या करना है, दूसरा कानून में अगर बेलेबल बोल दिया गया है तो उसको बेलेबल बोलेंगे। बस इतना सा डेफिनेशन हो गया। कहाँ दिया गया है? 2 का 1 का सी में। ठीक है, चलिए कोई डाउट है क्या सर? नहीं सर। आगे क्या करेंगे सर? लिखिए इसका की फीचर्स। की फीचर्स कौन सा की फीचर सर? अरे बेलेबल ऑफेंस का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। तो लिखिए सबसे पहले बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। अच्छा, बेल क्या है? मैटर ऑफ राइट है। मतलब अगर बेलेबल ऑफेंस है ना भाई, अगर बेलेबल ऑफेंस है, अगर बेलेबल ऑफेंस है, इसके लिए स्पेस थोड़ा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो यहाँ पर आपका बेल क्या है? बेल एज अ मैटर ऑफ राइट है। मतलब सर बेल आपका अधिकार है। अगर कोई सा ऑफेंस में बेलेबल ऑफेंस अगर वो है, अगर कोई ऑफेंस को बेलेबल माना गया है, माना गया क्या है? बोला गया है। अगर कोई ऑफेंस को बेलेबल बोला गया है, कहाँ पर? कॉलम नंबर 5 में, तो वो ऑफेंस के केस में बेल लेना क्या है? आपका राइट बन जाता है। ओ माय गॉड, मतलब आपका हक है बेल लेने का, कोई मना नहीं कर सकता। ओ माय गॉड जी। ठीक है, सो बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। तो बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, चलिए लिखिए। मतलब क्या? बेलेबल ऑफेंस में बेल आपका अधिकार है। तो भैया ऐसा लिख लो, बेल हमारा अधिकार है, बेल हमारा अधिकार है, अधिकार है। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या लिखना है सर? लिखिए द एक्यूज्ड, द एक्यूज्ड कैन ऑब्टेन बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, जो एक्यूज्ड है, जो अरेस्ट हुआ है बंदा, वो एज अ मैटर ऑफ राइट बेल क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। वेरी गुड। दूसरा, बेल कैन बी ग्रांटेड, बेल कैन बी ग्रांटेड आइदर बाय द पुलिस। ठीक है, बेल कौन दे सकता है? बेल पुलिस भी दे सकता है, बेल आपको पुलिस ऑफिसर दे सकता है। ठीक है, कब दे सकता है पुलिस ऑफिसर आपको? एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जब अरेस्ट करने आएगा उसी समय आपको बेल दे सकता है, बेलेबल अगर है तो। बेल बस आपको फर्निश करना पड़ेगा, मतलब आपको बस वो बॉन्ड भरना पड़ेगा जो बॉन्ड आपको दिखाया था मैं लास्ट क्लास में। ठीक है, वो बॉन्ड भर के दे दोगे, जब अरेस्ट करने आएगा उसी समय आपको छोड़ देगा। ठीक है, कहीं पर भी जाना नहीं है। या फिर आपको कोर्ट भी दे सकता है, और बाय द कोर्ट, और बाय द कोर्ट। कोर्ट भी देता है क्या बेल? ऑब्वियसली कोर्ट ही देता है। ऑन फर्निशिंग, कभी कभी कोर्ट बोलता भैया कोर्ट में आके बेल मिलेगा। ऑन फर्निशिंग द रिक्वायर्ड बॉन्ड और बेल बॉन्ड,
ठीक है, तो मैं क्या कहा, बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, एक्यूज्ड को बेल लेना उसका हक है, कौन सा केस में, बेलेबल ऑफेंस में। और बेल कब कौन कौन दे सकता है, पुलिस ऑफिसर देगा या फिर कोर्ट देगा, बस इतना सा याद रखना है। बेल कैन बी ग्रांटेड बाय होम, पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर देगा या फिर कोर्ट देगा, बस ग्रांटेड बाय, बस। और ये है एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है, ये क्या है, एज अ मैटर ऑफ राइट। समझ में आया, कोई डाउट है क्या? ठीक है, आगे क्या सर, आगे नो बेल हियरिंग, नो बेल हियरिंग रिक्वायर्ड। एक काम करो, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए, ऐसा करो, ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये लिखा गया है कि बेल या फिर पुलिस ऑफिसर दे देगा या फिर कोर्ट दे देगा, बस इतना सा यहाँ पर लिखिए। एक्यूज्ड का बेल लेना उसका राइट है, और बेल पुलिस ऑफिसर दे सकता है या फिर कोर्ट दे सकता है, ठीक है सर। दूसरा लिखिए नो बेल हियरिंग, नो बेल हियरिंग रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या होता है ना, बेल का हियरिंग वगैरह नहीं होता, समझे कि नहीं, यहाँ पर हियरिंग वगैरह नहीं होता, लिखिए इन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंसेस में नो सेपरेट बेल हियरिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस में कोई सेपरेट बेल हियरिंग नहीं होता। एक सेकंड रुकिए, उसको लिख ही लीजिए, मैं सोचता हूँ उसको, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट बाय द कोर्ट, थोड़ा सा रुकिए, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था तो मैं सोचा आपको लिखाऊँ कि नहीं, ठीक है, एक काम कीजिए, इसको लिख ही लीजिए, ऑन फर्निशिंग लिखे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, सॉरी, ऑन फर्निशिंग द रिक्वायर्ड बॉन्ड और बेल बॉन्ड, ठीक है। चलिए, कुछ था प्रॉब्लम इसीलिए, ठीक है, अभी ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या कहा कि भैया बेलेबल ऑफेंस में बेल आपका राइट है, आप बेल क्लेम कर सकते हो एज अ मैटर ऑफ राइट, आपका बेल लेना का अधिकार है। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आपको बेल मिलेगा ही मिलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। और बेल कौन देगा, पुलिस वाला दे सकता है या फिर कोर्ट दे सकता है। पुलिस वाला कब देगा, अरेस्ट करते समय ही आपको छोड़ सकता है। कोर्ट, कभी कभी कोर्ट आपको बेल देता तो उस केस में बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, तो आपको छोड़ देगा। चलिए, अच्छा, बेलेबल ऑफेंस में बेल का हियरिंग नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है, सेपरेट हियरिंग नहीं होता, किस चीज़ का, बेल का। नो सेपरेट बेल हियरिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। नो वंस द accused furnishes bail, जब एक बार जैसे ही एक्यूज्ड बेल फर्निश करता है, फर्निशेस द वंस द एक्यूज्ड फर्निशेस द वंस द एक्यूज्ड फर्निशेस द रिक्वायर्ड बॉन्ड और बेल बॉन्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड बॉन्ड और बेल बॉन्ड। अब तो समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड क्या होता है, बेल बॉन्ड क्या होता है। जी सर, द कोर्ट स्पेसिफाइज द श्योरिटी
तो उस केस में कोर्ट क्या करता है, श्योरिटी बताता है और सिक्योरिटी भी बताता है। एंड द एक्यूज्ड मस्ट बी रिलीज्ड, एंड द एक्यूज्ड मस्ट बी रिलीज्ड। समझ में आया? चलिए, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेलेबल ऑफेंस में। बेलेबल ऑफेंस मतलब कौन सा ऑफेंस, जो सेक्शन 2 का 1 का सी में लिखा गया है। 2 का 1 का सी में क्या लिखा गया है, ऐसा ऑफेंस जिसको बेलेबल बताया गया है कहाँ पर, कॉलम नंबर 5 में शेड्यूल 1 का। तो हमने देखा कॉलम नंबर 5 में सही बोला गया है, वहाँ पर बेलेबल और नॉन बेलेबल के बारे में दिया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर कोई दूसरा कानून में उसको बेलेबल माना गया है तो उस केस में भी हम उसको क्या बोलेंगे, बेलेबल ऑफेंस बोलेंगे। बेलेबल मतलब बेल आप ले सकते हो, बेल आपका क्या है, आपका राइट है, एज अ मैटर ऑफ राइट है। बेलेबल केस में आपको बेल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपका राइट है बेल लेने का। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह आया, बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, आप एज अ राइट क्लेम कर सकते हो बेल। कौन सा केस में, बेलेबल ऑफेंस में। दूसरी बात, बेल कौन देगा, पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट देगा। अच्छा, इस केस में क्या हियरिंग होता है क्या, बेल का एक सेपरेट हियरिंग होता है क्या बेलेबल ऑफेंस में? नहीं भाई नहीं। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, सेपरेट हियरिंग नहीं होता, ठीक है। नो सेपरेट हियरिंग इज टेक्स प्लेस, नो सेपरेट हियरिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। समझ में आया? बस ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट था बेलेबल केस में। अब लिखिए नॉन बेलेबल। अब यहाँ से कहानी है शुरू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बताया था ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है। चलिए, आप लिखते हैं, ये था बेलेबल, ख़त्म हो गया। बेलेबल ऑफेंस का मतलब समझ में आया? जी सर। जो शेड्यूल नंबर 5 में, शेड्यूल नंबर 2 का कॉलम नंबर 5 में बेलेबल बताया गया है वो बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल मतलब जिसमें आप बेल ले सकते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट, आपका बेल लेने का अधिकार है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। अब बताइए सर, लिखिए नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस, सर नॉन बेलेबल ऑफेंस ये क्या होता है सर? सेम चीज़, अगर कॉलम नंबर 5 में लिख दिया गया है, यहाँ पर लिखा होगा बेले, जैसे यहाँ पर अगर बेलेबल था तो बेलेबल लिखा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, नॉन बेलेबल लिखा रहेगा, वही कॉलम नंबर 5 में नॉन बेलेबल लिखा रहेगा, तो यहाँ पर लिखा रहेगा बेलेबल और नॉन बेलेबल। वेरी गुड, ठीक है। अगर बेलेबल लिखा है तो बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल लिखा है तो नॉन बेलेबल है। सिंपल सा चीज़, तो उसी को लिखना है आपको। लिखिए एस पर सेक्शन 2 का 1 का सी BNSS का, ठीक है। अ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस is any offense not shown as bailable। बोरा भैया, नॉन बेलेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जो कि बेलेबल की तरह नहीं दिखाया जाता है। मतलब नेगेटिव तरीके से बोल रहा है, मतलब ये नॉन बेलेबल बता रहा है कि नॉन बेलेबल दिखाया जाएगा, नॉन बेलेबल। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा मिटाते हैं और लिखते हैं दैट इज, ठीक है। तो क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस इज एनी ऑफेंस नॉट शोन एज बेलेबल। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जिसको बेलेबल की तरह नहीं दिखाया जाता है, नॉन बेलेबल की तरह दिखाया जाता है। कहाँ पर दिखाया जाता है भैया? इन कॉलम नंबर 5 ऑफ शेड्यूल, कौन सा? ऑफ शेड्यूल 1। वेरी गुड, तो लिख लो इसको।
शेड्यूल 1 कॉलम नंबर 5 नॉन बेलेबल दिखाया जाता है। ठीक है, यही वाला डायग्राम यहाँ पर मतलब बना सकते थे, लेकिन क्या बनाएंगे, समझ में तो आ गया। ठीक है, ठीक है सर। अब लिखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। की पॉइंट्स लिखिए। सबसे पहले इट डज नॉट मीन, मुझे बताइए तो इससे क्या समझ में आ रहा है? बेलेबल में बेल मिलना राइट था, यानी नॉन बेलेबल में बेल आपको नहीं मिलेगा, है ना सर? हाँ तो सर सिंपल है, बेलेबल में आपका राइट है बेल लेने का, ठीक है, यानी नॉन बेलेबल में आपका राइट नहीं है बेल लेने का, आप बेल ले ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। बेल बेलेबल में आपका राइट था बेल लेने का, आपको मिलेगा ही मिलेगा बेल। लेकिन नॉन बेलेबल के केस में भाई आपका राइट नहीं है, आप राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते, आपका हक नहीं है बेल लेने का। यानी सर, यानी बेल आपको मिलेगा, बट डिसाइड करेगा कौन? कोर्ट डिसाइड करेगा, यानी यहाँ पर डिस्क्रिशन है कोर्ट का। ओ माय गॉड। हाँ, यानी क्या? नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, नॉन बेलेबल में बेल मिल सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर लिख लो बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। और दूसरा क्या लिखते, क्या दूसरा क्या लिखे थे भैया? दूसरा लिखे थे ऐसा लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए आप लोग, बेल इज द मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। बेल इज द मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि आपको बेल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अच्छा, तो लिखिए इसमें वही वही पॉइंट लिखिएगा कि नॉन बेलेबल लिखा गया है, इसका ये मतलब नहीं कि बेल आपको नहीं मिलेगा। तो लिखिए इट डज नॉट मीन दैट, इट डज नॉट मीन दैट द बेल will never be given। गिवन ग्रांटेड लिखिए, ये सब क्या वर्ड है? देखिए इट डज नॉट मीन दैट द बेल विल नेवर बी ग्रांटेड। ठीक है, बेल कभी नहीं दिया जाएगा, ये नहीं है इसका मतलब। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस नाम बोल रहा है नॉन बेलेबल, तो बेल नहीं देंगे ऐसा नहीं है, बेल मिलेगा बट कोर्ट डिसाइड करेगा, डिस्क्रिशन है कोर्ट का। अच्छा, दूसरा पॉइंट सर लिखिए। दूसरा पॉइंट, इंस्टीड, यहाँ पर क्या होता है? इंस्टीड अ हियरिंग इज कंडक्टेड। ओ माय गॉड, यहाँ पर क्या होता है? एक हियरिंग होता है, अ हियरिंग इज कंडक्टेड एंड द कोर्ट examines and the court examines whether grounds for granting bail are satisfied। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा, नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में ये है कि भैया ऐसा नहीं है कि नाम अगर नॉन बेलेबल है तो आपको बेल नहीं मिलेगा, बेल मिलेगा, लेकिन आप राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते। इट डज नॉट मीन दैट बेल विल नेवर बी ग्रांटेड, बट बेल कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। यहाँ पर लिख लो, here bail cannot be
claimed as a matter of right, एज अ मैटर ऑफ राइट। आप राइट की तरह बेल क्लेम नहीं कर सकते, जैसे बेलेबल ऑफेंस में क्लेम करते थे मेरा राइट है, मेरा हक है बेल लेने का। यहाँ पर आप नहीं बोल सकते, यहाँ पर डिस्क्रिशन है, कोर्ट डिसाइड करेगा बेल देना है या नहीं देना है। समझे? ओ सर समझ गए, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया? जी सर समझ में। 80 गोला, आगे बढ़ो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक हियरिंग भी होता है। ओहो, बस बताइए मुझे, वहाँ हियरिंग होता था? वहाँ पर हियरिंग नहीं होता था, बट यहाँ पर अ हियरिंग इज़ कंडक्टेड। हियरिंग किया जाता है, कोर्ट चेक करता है, कोर्ट एग्जामिन्स, कोर्ट ये चेक करता है क्या वेदर द ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग बेल आर सेटिस्फाइड, क्या हमको इसको बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कोई ग्राउंड है या नहीं है। समझे कि नहीं? मतलब बेल देने से पहले कोर्ट 10 बातें चेक करेगा आपको कि इसको बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं बेल देने का। क्योंकि यहाँ पर आपका राइट नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा। तो डिसाइड कैसे करेगा? बहुत सारा ग्राउंड चेक करेगा कि इसको बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। समझे कि नहीं? तो वही चीज़ है, समझ में आया? ये था नॉन बेलेबल ऑफेंस। कोई डाउट है क्या? नहीं। तो यहाँ पर एक सेपरेट हियरिंग होता है ये चेक करने के लिए कि बेल देना चाहिए नहीं, और वहाँ पर ऐसा कोई सेपरेट बेल हियरिंग नहीं होता था। ठीक है, वहाँ पर बस बॉन्ड या बेल बॉन्ड दे दो और उसके बाद वो छूट जाता था। यहाँ पर लेकिन हियरिंग होता है, कोर्ट चेक करता है कि भैया इसको देना चाहिए बेल या नहीं देना चाहिए, ग्राउंड चेक करता है कौन? कोर्ट। ठीक है, समझ में आया? आप लिखो। तो यानी क्या इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं? क्या सर? मतलब अभी तक मैं जो पढ़ाया आपको क्या समझ में आया कि भैया अगर बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस मतलब जिसका नाम बेलेबल, जिसको बेलेबल बताया गया है, बताया गया है कहाँ पर? कॉलम 5 शेड्यूल 1 में। ठीक है, उसी तरीके से नॉन बेलेबल मतलब जिसको नॉन बेलेबल बताया गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, नॉन बेलेबल बताया गया है। नॉन बेलेबल कहाँ बताया गया है? वही सेम, कहाँ बताया? कॉलम नंबर 5 शेड्यूल 1 में। ये समझ में आया? यानी क्या, बेल में तो आपका राइट था ना। अच्छा, बेल में आपका राइट था बेल लेने का, आपका हक है बेल लेना क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन इसमें आपका राइट है क्या? इसमें आपका राइट नहीं है बेल लेने का। क्यों? बेलेबल में राइट है आपका बेल लेना, और नॉन बेलेबल में राइट आपका नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी क्या, मेन प्रॉब्लम कब एराइज हो रहा है? नॉन बेलेबल के केस में। तो नॉन बेलेबल के केस में क्या हो रहा है? बहुत सारा प्रॉब्लम एराइज हो रहा है बेल को लेकर। समझ में आ रहा है? ओहो, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में ईजिली बेल मिल जाता है, नॉन बेलेबल के केस में कोर्ट को सेपरेट हियरिंग करना पड़ता है और ग्राउंड चेक करना पड़ता है कि आपको बेल मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। समझ में आया? तो वही चीज़ है। अब लिखो, ग्रांट ऑफ बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर आपको क्या चाहिए? बेल चाहिए, तो क्या क्या बातें कोर्ट देखता है? ठीक है, ये सारा चीज़ उसके बारे में लिखेंगे, और यही चीज़ बताता है तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रांटिंग बेल के बारे में। इसी को बोलते हैं भैया प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रांटिंग बेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि होता क्या है कि बेलेबल ऑफेंस के केस में आपको इजीली बेल मिल जा रहा था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा था। लेकिन नॉन बेलेबल के केस में कोर्ट को भैया चेक करना पड़ता है, क्योंकि नॉन बेलेबल मतलब क्या, आपने जो क्राइम किया है ना वो थोड़ा सीरियस टाइप का है, इसीलिए तो आपको नॉन बेलेबल में आ गया ना वो कैटेगरी। समझ में आया कि नहीं? यानी कोर्ट आप चेक करेगा भैया इसको बेल देंगे या नहीं देंगे। समझे कि नहीं? तो अब वही बोल रहा है कि नॉन बेलेबल के केस में थोड़ा बेल को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा प्रिंसिपल्स वगैरह चेक करना पड़ेगा। तो लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, ग्रांटिंग बेल इन नॉन बेलेबल offenses involves a balancing
बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट्स, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट्स बिटवीन, बिटवीन व्हाट, बिटवीन पहला है तुम्हारा इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड, ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का इंडिविजुअल राइट्स को देखना पड़ता है, जो क्या बात करता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो क्या बात करता है, लाइफ एंड पर्सनल, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल 21 जो कि बात कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ऐसा लिखो, अंडर आर्टिकल, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहली बात क्या भैया, देखो जब कभी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट क्या करता है ना, बेल देने का सोचता है, तो वो सबसे पहले ना एक बैलेंस बनाने का सोचता है। बैलेंस मतलब दो चीज़ों के बीच बैलेंस बनाता है। पहला है इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड, जो अरेस्ट हुआ है बंदा उसका राइट के बारे में सोचता है, क्योंकि राइट के बारे में कहाँ बात किया गया है, किसी भी बंदे का मतलब आम आदमी का राइट के बारे में बोला गया है आर्टिकल 21 में, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, आर्टिकल 21 में बात किया गया है। दूसरा, सोसाइटी के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा कि भैया जिस चीज़ को लेके ये अरेस्ट हुआ है वो दोबारा क्राइम हो नहीं, तो मतलब सोसाइटी को भी देखना है कोर्ट को, और जो बंदा अरेस्ट हुआ है उसके बारे में भी सोचना है। तो दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जिसको अरेस्ट किए हैं अगर उसको खुला छोड़ दिए तो वापस से वो क्राइम कर सकता है सोसाइटी में जाके। तो भैया सोसाइटी का भी देखना है हमको और उस बंदे का भी देखना है, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं राइट तो हो रहा है ना अफेक्ट। ओहो, समझे, तो हमको सोसाइटल इंटरेस्ट भी देखना है, सोसाइटल इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन, इन इन्वेस्टिगेशन एंड जस्टिस, दोनों, जस्टिस में भी देखना भैया और इन्वेस्टिगेशन में भी। मतलब क्या कि ग्रांट, जब भी नॉन बिलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट करते हैं तो दो चीज़ों के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। पहले इंडिविजुअल का राइट्स, जो अरेस्ट हुआ है उसका क्या राइट है आर्टिकल 21 में जो दिया है वो, और दूसरा सोसाइटी का इंटरेस्ट, दोनों के बीच एक तालमेल, दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है बेल देने से पहले, समझे। अच्छा, क्योंकि अगर उसको छोड़ दिए तो वापस से क्राइम करेगा, वापस से इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम करेगा, जस्टिस मिल नहीं पाएगा। दूसरी तरफ अगर उसको पकड़ के रख लिए तो वो भी तो भैया आम आदमी है, वो भी तो, उसका भी तो राइट है जीने का, खुली तरीके से जीने का। हाँ, अभी तक उसका केस प्रूफ हुआ नहीं है, फिर भी आप उसको पकड़ के रख लिए, जेल में भर दिए, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा, समझे। तो मतलब क्या, दोनों के बीच एक तो बैलेंस बनाना ज़रूरी है। समझ में आया? जी सर, समझ में आया, वेरी गुड। आगे लिखो, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। सर ये तो वही है, अरे लिखो ना भाई, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। crime is considered as a wrong against society at large। समझे, क्राइम को क्या माना जाता है? रॉन्ग माना जाता है सोसाइटी के अगेंस्ट में। सोसाइटी एट लार्ज, जो सोसाइटी है उसके अगेंस्ट में माना जाता है क्राइम की ये रॉन्ग है। ठीक है, राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यार, सोसाइटी एट लार्ज लिखो, ठीक है। क्राइम इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। समझ में आ गया? जी सर। दूसरा पॉइंट इसी में, थोड़ा ये वीडियो बड़ा बन सकता है। therefore in the social interest, therefore in the social interest, investigation
and further proceedings must occur properly. ठीक है, फॉर दिस पर्पस इसी के लिए, इफ नेसेसरी arrest and custody of the accused can be justified. क्या सर इसका मतलब ये देखिए, ऊपर जो लिखा है उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि देखिए, क्राइम जब भी होता है ना तो एक सोसाइटी के अगेंस्ट में पूरा रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। इसीलिए सोशल इंटरेस्ट को भी बचाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लो उसको अरेस्ट करेंगे नहीं बंदे को, तो वो वापस से सोसाइटी में जाएगा, वापस से वही क्राइम करेगा, वापस से वो जो किया है उसको मिटाने का कोशिश करेगा, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो सोसाइटी को तो प्रॉब्लम होगा ना, ठीक है, समझे कि नहीं। तो इसलिए कभी कभी ज़रूरी होता है कि उसको भैया अरेस्ट कर लिया जाए, ताकि सोसाइटी का भी इंटरेस्ट हमको देखना है, समझे, यानी दोनों का इंटरेस्ट बना के हमको चलना पड़ता है, ठीक है, समझे। ओके, आगे सर, ये था बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा लिखो नेक्स्ट पॉइंट, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ये क्या कहता है सर, ये कहता है एट द सेम टाइम एन एक्यूज्ड राइट्स and personal liberty are sacrosanct. ठीक है भैया, उसका भी तो अधिकार है भैया, उसका भी तो जीने का अधिकार है ना, उसका भी तो राइट्स है, उसका भी तो पर्सनल लिबर्टी है। हाँ, समझे कि नहीं। एक तरफ तो आप सोसाइटी को देख रहे हो, ठीक है, सोसाइटी को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से होना चाहिए, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ आपको उसका राइट के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा, उसका भी तो लिबर्टी के बारे में सोचना पड़ेगा, उसका भी तो कुछ रेपुटेशन होगा, उसका भी तो कुछ फिजिकल या फिर मेंटल वेलबींग होगा, समझे कि नहीं। ओके, हिज डिग्निटी, रेपुटेशन, ये वाई है, ठीक है, हिज डिग्निटी, रेपुटेशन, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग and mental well-being are guaranteed under Article 21 of Constitution। ठीक है, समझ में आया। चलिए, यहाँ पर बात किए बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, यहाँ बात की इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में, फिर यहाँ पर बात करेंगे लिमिटेशन के बारे में। लिमिट्स ऑन आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। लिखो, इसमें 49 मिनट्स हो चुके हैं भाई, लग रहा है ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, पढ़ना ज़रूरी है भाई। हाउएवर आर्टिकल 21 इज़ नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट है क्या? नहीं भाई, नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, सबको खुला आज़ादी थोड़ी दे देंगे। इट कैन बी
रेस्ट्रिक्टेड, इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इन द सोसाइटल इंटरेस्ट में, इन द सोसाइटल इंटरेस्ट इफ प्रॉपर प्रोसीजर इज फॉलोड, इफ प्रॉपर प्रोसीजर इज फॉलोड। समझ में आया? तो बोल रहा है कि आर्टिकल 21 एब्सोल्यूट नहीं है भाई, और इस आर्टिकल 21 को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है सोसाइटल इंटरेस्ट में अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया तो। इसीलिए दस बैलेंसिंग ऑफ सोसाइटल, दस बैलेंसिंग ऑफ सोसाइटल एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट is the core principle, is the core principle while deciding bail, while deciding bail। तो जब बेल डिसाइड करेंगे तो हम लोग को दोनों चीज़ को चेक करना पड़ेगा। एक तरफ उसका पर्सनल लिबर्टी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दूसरी तरफ सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा। और हमने ये भी देखा कि भैया ये जो आर्टिकल 21 है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो हमने इससे क्या सीखा, इस बात से क्या सीखा? तो हमने ये सीखा भैया कि इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स टू कीप इन माइंड, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स टू कीप इन माइंड। तो क्या क्या प्रिंसिपल माइंड में रखना है आपको? पहला, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस का प्रिजम्पशन लेके चलेंगे। मतलब सर इनोसेंस मतलब क्या सर? इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब क्या, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब कि आपको ये प्रिज्यूम करके चलना है, मतलब क्या सर? इसका मतलब यह है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब यह है कि भैया, लिखिए पहले उसके बाद बताता हूं। एवरी पर्सन इज इनोसेंट, एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल ये क्या हो गया, अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल आपको क्या लेके चलना पड़ेगा? जब कभी भी आप बेल वगैरह ग्रांट करोगे नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तब आपको ये सब क्या देखना पड़ेगा, ये सब प्रिंसिपल को देखना पड़ेगा। क्या? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मतलब क्या कि जो भी बंदा अरेस्ट होकर आया है, आपको ये समझना है वो बेकसूर है जब तक वो उसका गिल्ट साबित ना हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है भैया। क्या? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। आप इनोसेंट उसको प्रिज्यूम करोगे, आप क्या करोगे? एक सेकेंड, अरे भाई मेरे, ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मतलब एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हर आदमी को, हर इंसान को हम ये मानेंगे कि वो बेकसूर है जब तक उसका गिल्ट साबित ना हो जाए। अच्छा, तभी तो आप बेल दे पाओगे ना। हाँ, अगर आप सबको शक की नज़रों से देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लिखो नेक्स्ट, बेल इज द रूल, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, जेल इज द एक्सेप्शन। बेल क्या है? रूल है, और जेल क्या है? एक्सेप्शन है। बेल क्या है? रूल है, और जेल क्या है? एक्सेप्शन है। बेल क्या है? रूल है, एंड जेल इज द एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, एक तो केस है, केस थोड़ा सा रुकिए, तो लिखिए इसमें केस का नाम संजय चंद्रा, कैपिटल में प्रॉब्लम हो जाएगा, लिखिए संजय चंद्रा, संजय
संजय चंद्रा वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, 2012 सुप्रीम कोर्ट, 2012 सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें ये लिखना है कि जस्टिस कृष्णा अय्यर, जो जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, ठीक है, जस्टिस कृष्णा अय्यर, ठीक है, जस्टिस कृष्णा अय्यर emphasized that bail should be the norm, ऐसा नहीं लिखते, अच्छा नहीं दिख रहा है, रुकिए, emphasize that, क्या emphasize किए उन्होंने, क्या कहा कि bail should be the norm and jail should be an exception, jail should be an should be an exception, ठीक है। मैं थोड़ा हड़बड़ा रहा हूँ इसलिए स्पेलिंग थोड़ा ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा भैया, उन्होंने कहा, कौन, जस्टिस कृष्णा अय्यर, संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई 2012 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसमें कृष्णा अय्यर ने कहा कि जो बेल होना चाहिए वो नॉर्म होना चाहिए और जेल एक्सेप्शन होना चाहिए। मतलब बेल आपको नॉर्मली ग्रांट कर देना चाहिए, बेल रूल होना चाहिए, और जेल आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में देना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, बेल आपको देना चाहिए, और बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आपको जेल भरना चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गए। आगे आगे बस एक तो पेज ऐड करना है, ऐड पेज कर दिए, कॉपी पेस्ट, हो गया, ख़त्म हो गया भाई। थोड़ा सा बस, सर कितना लिखाओगे भाई, हो गया, ख़त्म। लास्ट लिखो, लास्ट, ये हुआ प्रिंसिपल्स। तीसरा प्रिंसिपल लिखो मेरे साथ साथ, तीसरा प्रिंसिपल है भाई मेरे, यहाँ लिखते हैं, तीसरा प्रिंसिपल लिखोगे, थर्ड प्रिंसिपल इज बर्डन ऑफ प्रूफ। क्या भैया, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ। सर मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि प्रूफ करने का भार किस पर होगा। क्या प्रूफ करने का भार, कि भैया, आगे लिखो तब समझ में आएगा, लिखिए, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, ऐसा लिखो, बर्डन ऑफ प्रूफ लिखो, द बर्डन लिखो, द बर्डन लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन। जो बर्डन है वो प्रोसिक्यूशन पे आता है, टू जस्टिफाई, ये जस्टिफाई करने के लिए, प्रोसिक्यूशन मतलब कौन, गवर्नमेंट का वकील, उस पर ये बर्डन आता है कि वो ये जस्टिफाई करे, क्या जस्टिफाई करे, डिनायल ऑफ बेल, बेल क्यों नहीं देना चाहिए उसको बताना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि बेल क्यों नहीं देना चाहिए इसको, और टू प्रूव ग्राउंड्स फॉर कंटिन्यूड डिटेंशन, और टू प्रूव ग्राउंड्स, या फिर ग्राउंड्स दो भाई क्यों इसको जेल में और रहना चाहिए, ग्राउंड्स, टू प्रूव ग्राउंड्स फॉर कंटिन्यूड डिटेंशन, कंटिन्यूड डिटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रिंसिपल, ये सब समझ में आना चाहिए, समझो। डिटेंशंस क्या होता है, डिटेंशन होता है, ओके, डिटेंशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है इसमें, और ये क्या है, दिस इज द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, दिस इज द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो
तो प्रोसिक्यूशन मतलब कौन भाई? प्रोसिक्यूशन मतलब कौन सर? प्रोसिक्यूशन मतलब गवर्नमेंट का वकील, गवर्नमेंट वकील मतलब पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई बंदा बेल लेना चाहता है, ठीक है, तो और ये जो प्रोसिक्यूशन है बोल रहा है कि नहीं इसको बेल नहीं दो नहीं दो नहीं दो, तो प्रोसिक्यूशन पे ये बर्डन आएगा, भार आएगा ये जस्टिफाई करने का कि क्यों उस बंदे को हम लोग को बेल नहीं देना चाहिए। अब प्रोसिक्यूशन को बताना पड़ेगा कि क्यों उसको नहीं देना चाहिए, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब समझिए सारा बर्डन किस पे चला गया? प्रोसिक्यूशन पे। मतलब उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों इसको वापस कोर्ट में, क्यों इसको वापस जेल में रखना चाहिए। दूसरी बात, क्यों इसको बेल नहीं देना चाहिए। ये सारा प्रूफ कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन करेगा, डिफेंस को नहीं करना। डिफेंस को प्रूफ नहीं करना है कि क्यों मुझको बेल चाहिए, बल्कि प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों उसको बेल नहीं देना चाहिए। समझे कि नहीं? तो प्रूफ करने का भार चला गया सारा प्रोसिक्यूशन पे। तो ये सारा तीन चीज़ को देखा जाता है जब नॉन बेलेबल के केस में बेल ग्रांट किया जाता है। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और लिखा भी इसको, और आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छे से। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो प्रिंसिपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हर एक बंदे को इनोसेंट माना जाता है अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी। दूसरा, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। संजय चंद्र वर्सेस सीबीआई 2012 सुप्रीम कोर्ट, कृष्णा अय्यर ने कहा बेल शुड बी द नॉर्म, जेल शुड बी द एक्सेप्शन। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? बेल नहीं लेने का। बेल नहीं दो, इसको किसको प्रूफ करना पड़ेगा? अगर डिनाइल ऑफ बेल को किसको प्रूफ करना पड़ेगा? प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों इस बंदे को बेल नहीं देना चाहिए। उसको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि क्यों मुझको बेल चाहिए, उसको कुछ नहीं करना है। प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों इसको बेल नहीं देना चाहिए एक्यूज्ड को। समझ में आया? सो दिस इज द थर्ड क्लास, सॉरी नॉट थर्ड क्लास, दिस इज द क्लास नंबर 3। थर्ड क्लास बोलने से तो खराब लगता है ना। सो दिस इज द क्लास 3। क्लास 3 था, हाँ क्लास 3 था। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए। ये खत्म हो गया ये टॉपिक। तो टॉपिक क्या था? बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रांटिंग बेल। ठीक है, समझ में आया? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।